एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989। यह अधिनियमित 11 सितंबर 1989 को हुआ था और प्रारंभ होने की तिथि है 30 जनवरी 1990। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और कुल धाराएं हैं 23। अध्याय 5 है। धारा 370 हटने पर इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। ST/SC एक्ट लागू करने के उद्देश्य क्या हैं, तो वो हम जानते हैं। ST/SC के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग होते हैं, उन पर अगर कोई बड़ी जाति का व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके निवारण के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। संशोधन 1955 में संशोधन से इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। 10/50/1989 में संसद द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 पारित किया गया, जिसे 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। यह IPC की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि की परिधि में आता है। ये IPC की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि जो होती है उसकी परिधि में आता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 341, 342 एवं 366 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित किया गया है। इसके त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। ये जो ST/SC एक्ट जिस व्यक्ति पर लगती है उसका जो विचारण किया जाता है वो विशिष्ट न्यायालयों द्वारा किया जाता है, जिसके पीठासीन अधिकारी सेशन न्यायाधीश स्तर का अधिकारी होता है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले अभियुक्त अपराधी को परिवीक्षा पर निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है। जो अपराधी जैसे बड़ी समाज के व्यक्ति अगर 18 वर्ष या उससे अधिक वाले हैं तो उनको परिवीक्षा पर बरी नहीं किया जा सकता है। अब इसकी धारा 1 पढ़ते हैं। धारा 1 संहिता का नाम और विस्तार एवं प्रारंभ को बताता है। तो इसका देखेंगे। धारा 1 जो कि संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ को बताएगा। तो संक्षिप्त नाम इसका है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 और इसका प्रसार हो रहा है संपूर्ण भारत में हो रहा है और इसका प्रारंभ हुआ था 30 जनवरी 1990 को। अब धारा 2 के बारे में जानेंगे। धारा 2 क्या बताती है, तो धारा 2 परिभाषाएं को बताती है। तो धारा 2A में अत्याचार धारा 3 में परिभाषित है और धारा 2ख आश्रित मतलब आश्रित के लिए बताएगा। आश्रित कौन है? पति पत्नी, माता पिता और भाई बहन। धारा 2ख बहिष्कार को परिभाषित करता है, आर्थिक रूप से बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार। धारा 2ङ पीड़ित व्यक्ति को परिभाषित करता है, जिसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, क्षणीय हानि या हानि वहन का अनुभव करता है, उसे पीड़ित कहते हैं, जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षण और विधिक वारिस भी हैं। इसको भी बताएगा ये। और धारा 2ढ साक्षी जो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित है,
होते हैं और अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान कथन या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हो सकेगा। उसको साक्षी जो मामले के तथ्यों और परिस्थिति से परिचित है तो वो आएगा ध में। घ। अब धारा 3 को परिभाषित करेंगे। अध्याय 2 धारा 3 में है अत्याचार के अपराध। धारा 3 अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। मतलब अपराध वो व्यक्ति करेगा जो ST SC कैटेगरी में नहीं आता है एवं अपराध से प्रभावित या व्यथित व्यक्ति मतलब जो उससे प्रभावित हो रहा है वो ST SC एक्ट का व्यक्ति होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। इसका विवरण इस प्रकार है। मतलब जो अपराध कर रहा है वो तो ऊंची समाज का होना चाहिए, ST SC में नहीं आना चाहिए, और जो अपराधी है मतलब जो अपराधी है वो तो ST SC में नहीं आना चाहिए, और जो अभियोगी है मतलब फरियादी व्यक्ति, इसको ये समझ सकते हैं जैसे जो अपराध कर रहा है वो ST SC का नहीं होना चाहिए और जिस पे अपराध हो रहा है वो ST SC का व्यक्ति होना चाहिए। इसका विवरण इस प्रकार है। आघात या घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना, मतलब किसी भी ST SC के व्यक्ति को घृणाजनक पदार्थ खाने के लिए विवश करना, और व्यथिक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा कर उसे क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करने के आशय से कृत्य करना, बलपूर्वक कपड़े उतारना, नंगा करना, चेहरे या शरीर को पोत कर घुमाना है, ऐसे कार्य करना जो मानव सम्मान के विरुद्ध हैं। पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या आवंटित भूमि का सदोष अभियोग करना, उस पर खेती करना या अंतरित करा लेना। भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करना या परिसर, भूमि या जल पर उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करना, बेगार बालाश्रम या बंधुआ मजदूरी करवाना, विवश करना या फुसलाना, उसको अपनी इच्छानुसार मतदान करने से रोकना, मिथ्या, रोषपूर्ण या तुग करने वाला बात, दंडित कार्रवाई या अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना, किसी लोक सेवक को साक्ष्य मिथ्या जानकारी देना जिससे उसके विरुद्ध लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे, जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर साक्ष्य अपमानित करना या अवित्रस्त करना, महिला की लज्जा भंग करने या अनादर करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना, महिला का लैंगिक शोषण करना, उक्त अनुसूचित जाति जनजाति के उपयोग में आने वाले जलाशय या जल स्रोत को गंदा करना, सार्वजनिक अभिगम स्थान के मार्ग के अधिकार से व उपभोग से वंचित करना या बाधा पहुंचाना और उसे मकान, गांव या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना या करवाना, तो अभियुक्त वह कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। अपराधी को 6 माह से कम की सज़ा नहीं मिलेगी, उससे अधिक 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 3(2)
अपराध एवं सजा की बात करता है तो अपन इसमें देखेंगे आजीवन कारावास से दंडित मामले में झूठा साक्ष्य देना। यदि कोई बड़ी कास्ट का व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित मामले में झूठा साक्ष्य देता है किसी ST/SC व्यक्ति के खिलाफ तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। ऐसी मिथ्या साक्ष्य जिसके फलस्वरूप ST/SC सदस्य को फांसी की सजा हो तो ऐसे में उसको भी, जो बड़ी जात का है, अगर वो साक्ष्य देता है तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। 7 वर्ष से इससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध में मिथ्या साक्ष्य अगर कोई बड़ी समाज का देता है, मतलब जो ST/SC में नहीं आता, OBC जनरल वाला, तो उसको 7 साल से अधिक का कारावास और प्लस से फाइन भी, मतलब जुर्माना भी लगेगा। अग्नि या विस्फोट पदार्थ से सांसें दृष्टि में 7 साल से और प्लस जुर्माना भी है। अग्नि या विस्फोटक से सांसें में दृष्टि अगर कोई OBC और जनरल वाला करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना पड़ेगा। व्यक्ति और संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध जिसकी सजा IPC में 10 वर्ष से अधिक हो तो उसके लिए ऐसा साक्ष्य अगर कोई देता है तो उसके लिए आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा OBC और जनरल वालों को। अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य गायब करना या मिथ्या जानकारी देना, तो उसमें अगर किसी ST/SC व्यक्ति के खिलाफ अगर आप ऐसा मिथ्या साक्ष्य देते हो तो उसके लिए आपको उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय कारावास या जुर्माना आपको भी देना पड़ सकता है। लोक सेवा द्वारा अपराध अगर किया जाता है तो उसके लिए मिनिमम 1 ईयर की पेनाल्टी आप भरना पड़ेगी। जो अपराध उसको मिल रहा है उतना ही अपराध आपको भी मिलेगा उसमें। अब इस ST/SC एक्ट संबंधित कुछ केस लो हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कालियामल पेरू बनाम मद्रास राज्य 1997। अनुसूचित जाति के खिलाफ क्रूरता करने का सबसे आम तरीका है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन्हें उनकी जाति के नाम से पुकारा जाए। यदि किसी ST/SC व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचाना है तो उसको उसकी जाति से संबंधित उसकी जाति का उच्चारण करें कि तू ये जाति का है, ऐसा है, वैसा है, तो उसका ही वर्णन इस केस लॉ में किया गया है। तो कालिया पेरूमल बनाम मद्रास राज्य में माननीय न्यायालय यह सही देखा गया कि शिकायत में किए गए विशिष्ट कथनों से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के नाम से गंदी भाषा में गाली दी, जिससे उनका अपमान हुआ और उसे धमकाया गया। न्यायालय ने माना कि यह शब्द अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत अपराध है। इसमें उसको स्वीकार कर लिया। और अब सेकंड केस लो पढ़ेंगे हम। स्टेट ऑफ केरला बनाम UP हसन। केरला राज्य बनाम UP हसन आरोपी ने शिकायतकर्ता को पुलाया नाड़ी शब्द से बुलाया। मलयालम में पुलाया दिमोन शब्द का अर्थ व्यभिचारी या वेश्या का पुत्र है। न्यायालय ने माना कि इस शब्द का कोई जातिगत निहितार्थ नहीं था और चूंकि आरोपी का अपनी जाति का नाम से शिकायत का अपमान का कोई इरादा नहीं था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था। इसमें कोई अपराध सूचित नहीं होता क्योंकि उसने उसकी जाति का वर्ड यूज ही नहीं किया था। केस लो 3
अशोक बापू राव थोरात बनाम महाराष्ट्र राज्य। आरोपी के विरुद्ध आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए थे। प्राथमिकी की तथ्यों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता सहमति देने वाला पक्ष था और उनके बीच प्रेम प्रसंग था। न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता का परित्याग नहीं किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति की महिला थी, अतः धारा 3 के तहत दोषी नहीं माना। अब ST/SC एक्ट की धारा 4 पढ़ते हैं। धारा 4 बताती है कि लोक सेवक द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। यदि कोई लोक सेवक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसके लिए क्या क्या दंड इस विधि में दिया गया है। उपधारा 1, जो लोक सेवक ST/SC का सदस्य नहीं है, रिलेटिव विथ IPC धारा 21, दुराशय से जानबूझकर अपने कर्तव्यों की स्वेच्छाएं उपेक्षा करता हो। वो लोक सेवक जो दुराशय से जानबूझकर अपने कर्तव्यों की स्वेच्छाएं उपेक्षा करता है, तो ये रिलेटिव विथ IPC सेक्शन 39 में दिया गया है। तो उसके लिए मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 1 वर्ष का कारावास हो सकता है। उपधारा 2 के बारे में पढ़ेंगे अब। उपधारा 2 बताती है लोक सेवक के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना के हस्ताक्षर से लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना, यह लोक सेवक का कर्तव्य है। मतलब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना के हस्ताक्षर लेने से पहले, मतलब सूचनाकर्ता जो है वो सूचना मौखिक बताएगा, फिर उसको पुलिस अधिकारी पढ़ के सुनाएगा, इसके बाद लेखबद्ध करेगा, पहले नहीं करेगा। लिंक विद CRPC सेक्शन 154(1) में ये दिया गया है। और अब पढ़ेंगे उच्च सूचना को उपयुक्त धाराओं में लेखबद्ध करना। उक्त सूचना की एक प्रति निःशुल्क सूचनाकर्ता को प्रदान करना। जो FIR उसने लिखी है अधिकारी ने, उसकी एक प्रति वो फरियादी को भी देगा, प्रताड़ित जो हुआ है उसको देगा। लिंक विथ CRPC सेक्शन 154(2) में लिखा गया है ये। पीड़िता के कथनों को लेखबद्ध करना। पीड़ित की परिभाषा 2(ग) में दी गई है कि कौन पीड़ित है इस अधिनियम में। और अन्वेषण करना एवं उक्त विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय में 60 दिन के भीतर इसकी जांच पूरी हो जानी चाहिए। रिलेटिव विथ CRPC सेक्शन 2(2)H में ये दिया गया है। अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना। अन्वेषण होगा, फिर आरोप पत्र विशेष न्यायालय द्वारा और 60 दिन के भीतर ये अन्वेषण होना चाहिए। रिलेटिव विथ CRPC सेक्शन 173। किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से प्रचित करना। रिलेटिव विथ IPC सेक्शन 175, CRPC सेक्शन 94, 104 और 2 में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का वर्णन है। उसका अनुवाद करेगा। में अन्य कोई कर्तव्य हो तो उसका पालन करना। परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। मतलब अगर कोई लोक सेवक ने ऐसा अपराध किया है तो इस जांच प्रशासनिक की
सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 कर्तव्यों की अवहेलना करने से संबंधित है। लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 कर्तव्यों की अवहेलना करने से संबंधित है और इसका संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा और कार्रवाई लोक सेवक के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई के निर्देश दिए जाएगा। धारा 5 पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड रिलेटिव धारा आईपीसी सेक्शन 75। दंड पूर्व दोषसिद्धि पश्चातवर्ती दोषसिद्धि होने पर अगर पहले बार दोषसिद्धि हुआ तो 1 वर्ष से कम नहीं होगा और किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। पश्चातवर्ती दोषसिद्धि 1 साल से कम नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। धारा 6 आईपीसी के कतिपय उपबंधों का लागू होना। धारा 6 उपधारा 1 धारा 34 समान आशय धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव। अध्याय 3 उपखंडों के विषय में और 3 में बोला है अध्याय 4 साधारण अपवाद। जो आईपीसी के अध्यायों के बारे में एसटीएससी एक्ट की धारा 6 उपबंधित को लागू करती है और उपधारा 4 में अध्याय 5 में जो आईपीसी में दिया गया है दुष्प्रेरण के विषय में नहीं, धारा 4 में उपधारा 5 में अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र के विषय में जो दिया गया है उसके उपबंधों को लागू होगा। और धारा 7 अध्याय 23 अपराधों का प्रयत्न इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आईपीसी में लागू होते हैं, उसी प्रकार ये एसटीएससी एक्ट में लागू होंगे। अब धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण विशेष न्यायालय की शक्ति अभियुक्त की संपत्ति का कुर्क किया जाना और दोषसिद्धि पर सम्मति का समाहरण। धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। यह लिंक विद एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 इससे रिलेटिव है। जब अपराध किसी अभियुक्त द्वारा किया गया अपराधों के संबंध में वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। अभियुक्त अपराधी को बोलते हैं। व्यक्ति के समूह द्वारा इस अध्याय के अधीन अपराध किया जाता है तो और किया गया है। अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी। यह अपराध समान आशय समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। किसको क्या शक्ति दी गई है इस अधिनियम में? तो राज्य सरकार के किसी अधिकारी को ये शक्तियाँ दे सकते हैं कि शक्तियाँ कौन सी हैं? राज्य सरकार किसी अधिकारी को शक्ति दे सकता है। वह शक्तियाँ कौन सी हैं? विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, उनका अन्वेषण और अभियोजक की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी। कौन? राज्य सरकार। इसके बाद धारा 10 ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके विरुद्ध अपराध किए जाने की संभावना है। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट का यह समाधान हो जाता है कि
संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपखंड के अधीन पहचान किया गया किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र में अधिनियम की उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहाँ लिखित आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाएं मार्ग से इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध अपराध किए जाने की संभावना होती है। अवधि 3 वर्ष से अधिक जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए। नंबर 3, विशेष न्यायालय जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया जाता है उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन पर उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश को प्रतिसंहत कर सकता है। धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में हटने से असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया विशेष न्यायालय द्वारा। नंबर 1, गिरफ्तारी कर सकेगा। नंबर 2, बंद पत्र निष्पादित करवा सकेगा। उपधारा 3, विशेष न्यायालय ऐसे अनुज्ञा को किसी भी समय प्रतिसंहत कर सकेगा। उपधारा 4, नई अनुज्ञा का जारी करना। 5, उपधारा गिरफ्तार कर सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकता है। धारा 12, ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। इनकार करने पर विधि विरुद्ध आवश्यक उपाय किए जाएं। इनकार करने पर आईपीसी की धारा 186 के अधीन अपराध होगा। कोई लोक सेवक के कार्य में बाधा डालेगा तो 186 आईपीसी की धारा है उसके लिए। यदि आदेश प्रतिसंहत कर दिया जाता है तो ऐसे फोटो या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश हुआ है। धारा 13 बताती है, धारा 13 धारा 10 के अनुपालन में शासित है। यह विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 13 में है, अनुपालन नहीं करने पर उसके लिए 1 साल का कारावास प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। धारा 14 विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगा, परंतु जहां पर एसटी/एससी के कम मामले हैं वहां पर सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगा। यहाँ संभव एसटी/एससी के मामले 2 मास के भीतर निपटा दिए जाएं। विशेष न्यायालय में कार्रवाई का दिन प्रतिदिन जारी रहना और आरोप पत्र फाइल होने की तारीख से 2 माह में विचारण पूर्ण किया जाना। धारा 14 का अपीलें तथ्य और विधि के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। जमानत मंजूर करने या नहीं करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। ऐसे दंडादेश की अपील 90 दिन के भीतर की जाएगी। यदि पर्याप्त कारण हो तो 180 दिन के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगा। अपील का निपटारा अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर होगा। विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी और अनुभव 7 वर्ष का होना चाहिए। जो विशेष लोक अभियोजक होते हैं उनके लिए लोक अभियोजक मतलब एडीपीओ। धारा 15A ST/SC/ST एक्ट पीड़ित और साक्षी के अधिकार क्या क्या हैं। पीड़ित के और साक्षी क्या क्या अधिकार हैं वो धारा 15A बताएगा।
राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, उत्पीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा के धमकियों के विरुद्ध पीड़ित, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायी होगा। पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसे विशेष अवस्था के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा। नंबर 3, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्यवाही की नियुक्ति यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत की प्रक्रिया सम्मिलित है, और विशेष लोक अभियोजन या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगा। नंबर 4, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए, पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। नंबर 5, किसी पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्ध दोष या दंडादेश या सिद्ध दोषमुक्ति या दंडादेश पर या किसी संबंधित कार्रवाई या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबंधित कार्रवाइयाँ, बहसें और लिखित फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्रवाइयों में सुने जाने का अधिकार होगा। दंड प्रक्रिया की धारा 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाले विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। का न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण। ख अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय। और ग अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। घ पुनः आवासस्थान। 7 राज्य संबंधित विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप में पुनर्वलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा। उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय जिनमें न्यायालय निम्नलिखित सम्मिलित हैं कर सकेगा। ग जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना। ख साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रगटन करने के लिए निर्देश जारी करना। ग पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्यवाही करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। परंतु खंड ग के अधीन प्राप्त शिकायत से जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। परंतु यह और कि जहां खंड ग के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में
यथास्थिति पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध करेगा। नंबर 9, अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के अभित्रास, पीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वे मौखिक रूप से या लिखित रूप से दी गई हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। 10. इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ वीडियो अभिलिखित होंगी। 10. संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ित और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम निर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिसमें का अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्राप्त की जा सके। ख. अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके। घ. अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। घ. मृत्यु या अपहृत या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके। पीड़ित को खाद्य या जल या कपड़े, आश्रित या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके। अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण ब्याज प्रदान किया जा सके और शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ित के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। अभित्रास तथा उत्पीड़ित के अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। झ. अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्राप्ति प्रदान की जा सके। न. चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वाधानियाँ की जा सकें। ट. राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। ठ. अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों की जानकारी प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के मामले पर और विचार की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके। ढ. इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या विशिष्टों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। धारा 16. राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंध लागू होंगे। धारा 17. विधि और व्यवस्था द्वारा निवारक कार्यवाही डीएम, जिला कलेक्टर, एसडीएम, उपखंड अधिकारी। नंबर 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो भी आवश्यक समझे, शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा। रिलेटिव विथ आईपीसी एंड सीआरपीसी चैप्टर 8 में इसका वर्णन है।
धारा 18 अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को सहायता सीआरपीसी की धारा 438 अग्रिम जमानत का लागू न होना। धारा 18 के किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो से पूर्ण अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। 18 वर्ष अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। धारा 20 अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। अध्यारोही मतलब स्पेशल लॉ है, दूसरे कानून को ओवरराइड करेगा। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य धारा 21 में बताया गया है। राज्य सरकार ऐसे निर्णयों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त बनाए। धारा 22 श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। श्रद्धापूर्वक की गई कोई बाद अभियोजक या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी पर लागू नहीं होगा। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति वास करता है जो कि केंद्र सरकार के पास होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इस अधिनियम में इस अधिनियम से पूछे जाते हैं, आपके एडीपीओ में भी पूछे जा सकते हैं, सीजे में पूछे जा सकते हैं, कुछ जुडिशरी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? इसका आंसर है 30 जनवरी 1990। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? धारा 14 में। नंबर 3 विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 की किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 15 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। क्वेश्चन 5 किस मामले में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया? मध्य प्रदेश बनाम राजकृष्ण बलोटिया। क्वेश्चन 6 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? 90 दिनों में। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मौखिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 17 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 किस धारा के तहत आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? धारा सेक्शन 2 BC ट्रेक BC मीन्स बहिष्कार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? 11 जून 1989। कृपया बैरेट साथ लेकर पढ़ें, कोई त्रुटि हो तो समझने में आसानी हो सके।
यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई तो वेरिएट साथ लेके पढ़ें ताकि आपको त्रुटि का पता चल सके। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को न्याय मिल सके इस अधिनियम के तहत। सभी लॉ स्टूडेंट को इसकी वीडियो अवश्य शेयर करें।